बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस मुल्क में जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की हो, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर हो, जब उसको मेडिकल एड ना मिले, आप सोचिए, जो कि ख़ुद लोगों को एड देता रहा, जब उसको एड ना मिले तो उसके साथ माशरे को क्या सीखना है, मुझे आपको क्या सीखना है, और उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, उन्होंने क्या सीखा इस मामले से। मेरे साथ हैं साइमा, जो कि डॉक्टर फ़ुरक़ान की मिसेज़ डॉक्टर फ़ुरक़ान, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। साइमा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और हमारी और मेरी ताज़ियत को कबूल फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपके मियाँ को कोविड-19 डायग्नोज हुआ, लेकिन इस वक्त आप ख़ुद भी कोविड-19 की पेशेंट हैं, पॉजिटिव हैं, ये दुरुस्त है? नहीं, अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर साहब को इशू क्या था, कब पता चला कि उनको कोरोना वायरस का है प्रॉब्लम, कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, कितने दिन पहले? ये 4-5 दिन पहले ही पता चला था। जब इनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि कंफर्म है। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से टेस्ट करवाया, या क्या सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे थे? नहीं, सिम्टम्स सिर्फ बुखार, फीवर था। हमें तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब। तो ये 3-4 दिन में इतनी ख़राब कंडीशन हो गई कि उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई? जी बिल्कुल, लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ बिल्कुल। और फिर इन्होंने बस जो किया। तो सहमत डॉक्टर साहब जो है, ज़ाहिर है कोने कोने को कराची के जानते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती जो आपने फरमाई कि एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, किसी ने एडमिट था? बस ये अल्लाह की तरफ से मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा, और अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही देखता है। ये लेकिन सारी बातें ऐसे ही सही हैं, लोगों ने एम्बुलेंसेस नहीं दी आपको? एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले ने हाथ में ही लगाया, जो आपको उस पे बोला है वो ही बिल्कुल मनोहन सही है। और मेरा अल्लाह जानता है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल। सही आप कह रही हैं। तो ये एक एम्बुलेंस जो है वो उनको लेकर फिरती रही शहर में तकरीबन 2 घंटे तक, तो वो अकेले थे उस एम्बुलेंस में या कोई फैमिली का मेंबर साथ था? उस वक्त अकेले थे। जब लाके छोड़ा, फिर जब बेहोश हुए, फिर मैं साथ गई, फिर भी किसी ने नहीं लिया। सब वहां से वापस, फिर मैं फिरती रही। साइमा, आप कहाँ फिरती रही? अस्पतालों की इमरजेंसीज में जाती रही? हर जगह गई मैं, कहीं नहीं, सबने वापस किया। जिना अस्पताल है, नेशनल अस्पताल है? नहीं, जिना नेशनल अस्पताल नहीं गई थी। आप कहाँ गई थी? मैं सूट, इंडस, इस तरह गई थी। तो इन हॉस्पिटल्स ने इनकार कर दिया था लेने से? जी, इंडस में जगह नहीं थी, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। आगा खान वालों ने भी मना कर दिया था, नहीं जगह नहीं, या इनके पास वेंटिलेटर नहीं? नहीं, जगह नहीं है, भरा हुआ है, हम किसी मरीज को नहीं ले रहे। तो वो जो एक वो जगह बनी हुई है, बहुत से कमर्शियल सेंटर्स जो हैं वो बना लिए हुए हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन में, वहाँ कहीं ट्राई किया था? कहीं नहीं, सिर्फ फिरते रहे। एम्बुलेंस वाला घुमाता रहा। तो वो जब कंडीशन क्या थी उस वक्त, जब एम्बुलेंस में घुमा रहा था, तो डॉक्टर साहब की हालत कैसी थी? ऑक्सीजन लगी हुई थी, क्या कर रहे थे? मैंने खुद ऑक्सीजन लगाई थी, खुद लगाई भी थी, उसने तो हाथ ही नहीं लगाया था। तो ये आपको जो एम्बुलेंस मिली, ये कहाँ से मिली? किसी अस्पताल ने दी आपको? नहीं, अमन वाले। ये एनजीओ ने दी, एक अमन एनजीओ जो है, उन्होंने दी आपको एम्बुलेंस? तो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब काम करते थे, उस हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं थी? वहाँ तो हम काफी देर खड़े रहे, किसी ने उतरने नहीं दिया। मैं उतरी तो मुझे वापस बिठा दिया कि अंदर बैठे। ये किस जगह की आप जिक्र कर रही हैं, किस अस्पताल का जिक्र कर रही हैं आप? ये ट्राइमेक्स वालों को बता, वहाँ से उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ। यानी कि हॉस्पिटल कोरोना के पेशेंट को एंटरटेन ही नहीं कर रहे कि हमारे पास जगह भरी हुई है, यही फरमा रही ना आप? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्लीज अब बस कर दें, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अल्लाह ताला। अच्छा सामा, ये फरमाइए, बच्चे कितने हैं आपके, और वो क्या करते हैं बच्चे? मेरी बेटियां हैं 4, 2 जॉब करती हैं, और मेरी एक सास है, मतलब डॉक्टर साहब की वालदा। वो भी आपके साथ हैं? जी, वो भी मेरे साथ। यानी कि आप लोग 6 औरतें हैं? जी बस।
बड़ा अल्लाह है, हमारा कमाने वाला तो चला गया, सबसे बड़ा अल्लाह है हमारे साथ। अल्लाह देख रहा है, हमने अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ, अल्लाह पे छोड़ा। साइमा, मैं यकीन करें मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपसे ये भी कहूँ कि ताज़ियत को कबूल करें। जब सारा निज़ाम, सारा माशरा फ़ेल हो जाए और उस माशरे को, जिसको डॉक्टर फुरकान सारी ज़िंदगी खुद बचाते रहे, उसके बाद मैं आपसे क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? शर्मिंदगी है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता आइंदा ऐसा नहीं होगा। किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको इस वबा से बचा के रखे, मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया मिसेस फुरकान, आप हमारे साथ नहीं। साइमा 2 घंटे इस डॉक्टर साहब को लेके फिरते रहे, कहीं किसी ने उतरने नहीं दिया, जहाँ उतरने दिया वहाँ पे वापस भिजवा दिया। ये है हमारा निज़ाम सेहत कह लें, निज़ाम हुकूमत कह लें। वो जो 9-9 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो सारे लोग ना मेरी तरह के हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, वो बैठते हैं और वो बोलते हैं। 2 हिस्सों में मैंने इस वक्त माशरे को देखा है, बोलने वाले मेरी तरह के जाहिल लोग और करने वाले डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के जैसे लोग जो कि करते हैं। डॉक्टर शमसी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शमसी, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। डॉक्टर शमसी साहब ने जब ब्लड प्लाज्मा की गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बड़े बड़े नामवर लोगों ने कहा ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं, ये कहाँ पे आपने कोई पहली दफ़ा थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी सोच लिया, फलां थोड़ी ये थोड़ी। मैं तब ये सोच रहा था कि मैं ये हाथ बांधे हुए, पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं, लोगों को जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात भी सुनाई जाए ना, तो लोग कहते हैं कोई नई बात करें। मैं सोचता हूँ कि मैं बुखारी में से कोई नई हदीस खुद घड़ लूँ, क्या करूं मैं? कोई कुरान की नई आयत खुद बना लूं जो लोगों के मजाज और टेस्ट पे पूरी उतरे। मुझे उस वक्त, मैं देख रहा था वो प्रोग्राम जिसमें कि लोगों ने आपसे कहा था कि ये पुरानी बात है, ये कोई नई बात थोड़ी शमसी ने कर दी। मैं सोच रहा था कि शमसी ने पुरानी बात ही की है, कोई करने वाला तो हो ना। आज आपको मुबारकबाद है डॉक्टर साहब। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जिना अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी जो है ये शुरू कर दी गई है। ये सच है बात? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कराची से लेके और हयाताबाद पेशावर तक ये जो सेंटर्स हैं वो कायम होते चले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पुरानी थकी हुई आउट ऑफ बॉक्स ना सोचने वाली आपकी सोच है प्लाज्मा थेरेपी की, ये जरा फरमा दीजिएगा, ये है क्या? ये क्या चीज है जो लोगों को दी जा रही है? देखिए, ये कोरोना से सेहतयाब जो लोग हो चुके हैं उनके खून में से, उनके जिस्म में से प्लाज्मा को निकाल के, और जो ज़्यादा शदीद बीमार कोरोना के पेशेंट हैं, देखिए कि 500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, 22,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। तो मैं तो ये कहकर खड़ा हुआ था कि हमें एक पाकिस्तानी की जान बचानी है प्लाज्मा से। ये हमने लाशें नहीं उठाने, हमने जनाजे नहीं उठाने, अपने बहन भाइयों की जानें बचानी है। तो ये कह के खड़ा हुआ था। अब जाके 1.5 महीने के बाद इस काबिल हुआ वो कि प्लाज्मा अब लगना शुरू हो गया है। कराची में लग गया, जामशोरों में लग गया, इस्लामाबाद में लग गया, हैदराबाद पेशावर में लग गया। तो ये अब अल्लाह करे कि लोगों को ये पहुंचता चला जाए। जो लोग कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं वो आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करें। इस्लामाबाद में पिम्स में भरे हुए हैं पेशेंट, पिंडी में जो रावलपिंडी जो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है पेशेंट भरे हुए हैं, हयादाबाद में भरे हुए हैं, पेशावर में। तो डॉक्टर साहब, ये पेशेंट भरे हुए हैं से मतलब कोरोना कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स कह रहे हैं आप? पॉजिटिव पेशेंट है, देख लीजिए ना आप। ये इतनी अफसोसनाक, अभी हमने डॉक्टर फुरकान साहब का ये वाइफ से हमने जिक्र सुना कि जिस अस्पताल में गए वहाँ पर जगह नहीं थी और मरीजों से भरे हुए हैं, कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। तो ये वो चीज है। और वेंटिलेटर्स नहीं है, वो अक्सर जगहों पे अब वेंटिलेटर्स जो है वो बहुत ही टाइट पोजीशन हो गई है। अब वो लम्हा गालिबन आ गया है, क्योंकि अब ये पीक शुरू हो गई है इसकी, और वो पीक जब आएगी तो फिर हम मजबूर इस बात पे होंगे कि एक बिस्तर है। डॉक्टर साहब, ये पीक शुरू हो रही है, इससे क्या मुराद है? पीक शुरू होने से मुराद ये है कि जिस तरह से हवाई जहाज को आप देखते हैं कि रनवे पर टैक्सी करता है, दौड़ता है, उसके बाद उड़ना शुरू करता है। तो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 1.5 महीने में टैक्सी कर रहा था कोरोना, और अब ये टेक ऑफ कर लिया है। अब टेक ऑफ करने से मुराद ये है कि हर गुजरने वाले दिनों में
इनकी तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा, यानी कि ये जमा नहीं तादाद होगी, ये मल्टीप्लाई तादाद होगी, 1 से 2 से 4, 2 8, ये इस तरह बढ़ेंगे अब ऐसे। जी, इसी तरह से बढ़ेंगे। पूरा मई का महीना और जून का महीना इसी तरीके से हर हफ्ते डबल होते चले जाएंगे। हाँ। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह डॉक्टर फुरकान साहब के साथ ये सलूक हुआ है, अगर डॉक्टर के साथ यही सलूक होता रहा तो मरीजों को हैंडल किसने करना है? सियासतदानों ने या पुलिस ने या फौज ने, किसने, कौन करेगा? डॉक्टर मर रहे हैं। देखिए, करना तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने ही करना है, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, हमारी नर्सेज भी उतनी ही अहम है। हमारे जो हमारे सफाई करने वाले हैं, जेनिटोरियल स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो सबसे ज्यादा अहम है। वो इस काबिल बनाता है कि हम वहां से गुजर सकें, वो इस काबिल बनाता है कि मरीज बिस्तर पर लेट सकें और अपने वॉशरूम जो है वो साफ रखें। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, एवरेज एक दिन में कितने पेशेंट्स को आप फिलहाल डील कर सकते हैं, ये थेरेपी दे सकते हैं? देखिए, अगर डोनर्स जो है वो रोजाना आने शुरू हो जाए हमारे पास, तो हम जो है वो 100 से 150 डोनर्स रोजाना से प्लाज्मा निकाल सकते हैं। अच्छा। और एक आदमी के दिए हुए प्लाज्मा से 2 अफराद का इलाज होता है। अच्छा। तो अगर 100 लोगों का प्लाज्मा निकालना तो 200 का इलाज होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा भी लोग ये प्लाज्मा हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स ले सकती हैं? ये जितने भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, सिर्फ वही ले सकते हैं। फिलहाल देखिए, ये क्लिनिकल ट्रायल है, ये एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। ठीक। तो प्लाज्मा निकालने की जब ये एस्टेब्लिश हो जाए अगले महीना 1.5 महीने में, तो उसके बाद एज ए स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी, अगर इसके फवाइद ज्यादा नजर आए, नुकसान ना हुए, कम हुए, तो इसको हो सकता है कि हुकूमत जो है वो उसको एस्टेब्लिश कर दे कि ये ट्रीटमेंट जो है सबके लिए अब हो गया। लेकिन अभी क्योंकि इसका हाल वही है जो बाकी जैसे मलेरिया की दवाओं का हाल है या किसी और दवा का हाल है, कि उसके ऊपर सिर्फ तजर्बाती तौर पे उसको दिया जा रहा है, उसके फवाइद और नुकसानात को जमा किया जा रहा है, और उसके बाद डॉक्टर साहब, आपकी बात और आपका पैगाम पहुंच गया। आपने बड़ी पढ़ी लिखी बात की कि क्लिनिकल ट्रायल्स इसको भी ट्राई किया जा रहा है, ये आपने बड़ी पढ़ी लिखी बात की। लेकिन हमें मलेरिया के अलावा वो जो मच्छरों की बीमारी लाहौर आ गई थी, क्या नाम है उसका, क्या नाम था, डेंगी जो है, उसके ऊपर भी हमने ये चीज़ें अपना चलाकर देखी, वो कामयाबी थी। लेकिन दरख्वास्त है ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर ताहिर शम्सी के, जनाब खुदा के वास्ते जो क्योर्ड पेशेंट हैं, वो खुदा के वास्ते 2 लोगों की, एक आदमी 2 लोगों की जान बचा सकता है, वो जाए और इन सेंटर्स में अपने ब्लड को डोनेट करें। नहीं पता चलता तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज कराची में ताहिर शम्सी लिखकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। कयूम साहब, आप मेरे साथ हैं। हजरत, एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक आलिम दीन की हैसियत से, मुझे वहाब साहब मिसाल के तौर पे सिंध के इस वक्त जो है वो स्पोक्स पर्सन है, उनसे कहा कि जनाब आइए और सूरत हाल डॉक्टर फुरकान साहब की जो है उस पर तवज्जो फरमाइए, जो आपने कमेटी बनाई उसका क्या इलाज होगा, या जो इस वक्त सूरत हाल लॉकडाउन की उस पर। तो जवाब आगे से बड़ा मजहबी किस्म का आया कयूम साहब। उन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ और मैं आराम कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी बात नहीं कर सकता। मैंने तो इस बात को एक रियासती बयान नहीं, एक मजहबी बयान समझ के कबूल कर लिया कि अगर रोज़ा रखा हो और लोग मर रहे हो तो उमर ख़त्ताब घर में सो सकते हैं, अगर लोग भूख से मर रहे हो तो उस्मान गनी घर में बैठ के अपनी हिकमत चला सकते हैं, अगर लोग भूख प्यास से बीमारी से मर रहे हो और शाम का इलाका हो तो उमर ख़त्ताब को वापस मदीने चले जाना चाहिए, अगर लोग भूख से प्यास से बीमारी से मर रहे हो तो अली मुर्तज़ा को कूफा नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ के मक्का चले। और ये मुर्तज़ा वहाब हमारे जो भाई हैं, खुदा के वास्ते अगर रोज़ा रख ही लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रियासत अब जो है वो मर जाए या उसको छोड़ दें। जब आप लेते हैं अपनी जगह तो फिर ये सोच के लिया करें कि आप लोग फ्रंट फेस नहीं है सिर्फ, और ना आप क्वारंटाइन के अंदर हैं कि आपने बात नहीं करनी है। मीडिया अगर बात नहीं पहुंचाएगा तो आपने अपनी बात कैसे और क्यों कर पहुंचानी है। मैं बड़े ही अदब से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते ये जो आपके सरों को रियासत और सियासत चढ़ जाती है ना, ये इस पे से अल्लाह से दुआ कीजिए। कारी साहब, ये रवैया अगर हाकिमों का है तो मुझे तो माफ़ी मांगनी है सिर्फ सबसे, और मुझे क्या करना है? बिलाल भाई, सबसे पहले मैं ताकीद करूंगा डॉक्टर फुरकान साहब की बेवा से और उनके बच्चों से, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया, और
हमने भी अल्लाह की तरफ जाना है, कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं जा सकती। इनको सब्र करना चाहिए और अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि मुर्तजा वहाब साहब ने रोजा को दुनिया से निराला नहीं रखा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम, सिंध के अवाम, सिंध के इंसान मर रहे हैं और वो रोजे को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा रोजा कोई अजर सवाब नहीं देगा। रोजा रखकर बातचीत करने से या रोजा रखकर सिंध गवर्नमेंट का मौकफ देने से कौन सा जो है वो क्यामत आ जानी थी और इनको रोजा जो है वो लग जाना था। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और ये हकायक से जो है वो आंखें चुरा रहे हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो एतिकाफ में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी का एतिकाफ था। उनके पास एक साइल आता है और आके कहता है कि मेरा ये काम है, हालांकि कोई जान का मसला नहीं था, फलां बंदा आपके जाने की वजह से मेरा ये काम कर देगा। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद से उठ जाते हैं, एतिकाफ से उठ जाते हैं और बाजार में जा रहे हैं उस बंदे के साथ काम करने के लिए, उसकी सिफारिश करने के लिए। लोगों ने कहा सारा बाकी का मुल्क जो है वो रियासत मदीना बन जाएगा, सिंध रियासत मदीना नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे लोग रोजे जो हैं वो बड़े अच्छे रखते हैं। आप कमाल बात है ना, अगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मिसाल मौजूद है तो हुजूर अक़दस वो सारे मुसलमानों पे लगनी चाहिए ना कारी साहब। ये पूरी दुनिया पर, पूरे इंसानों पर है और सिंध हुकूमत को इससे जो है वो खास तौर पर सबक लेना चाहिए। अगर ऐसे लोग इसके अहल नहीं है तो इनको पाकिस्तानी कौम की जान छोड़ देनी चाहिए। ये आए रोज जो है वो टीवी पर भाषण दे रहे होते हैं, दर्स दे रहे होते हैं इंसानियत का, और वहां पर इंसानियत तड़प रही है, सिसक रही है। ये नहीं दर्स नहीं, ये खुतबे हैं। ये कहते हैं कि हम मेंबर पे बैठ गए, अब सिर्फ हमारी बात सुनी जाए और इसके बाद नमाज बाद जमात होगी, आगे से कोई सवाल ना करे। मैं बड़ा ममनून हूँ आपका, लेकिन मैं वापस आऊंगा वक्फे से और हमारे साथ अली जड़ हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जनाब हमने ईज डाउन करना है। ईज डाउन का मतलब है ईद शीद मनाओ, सारा जरूर मनाए, लेकिन अब गौर फरमाइए जरा कि हम कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पेशेंट बड़े कम है। कहने वाला कौन है? कहने वाले हैं असद उमर साहब। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, मैंने उनको वोट दिया है। जब वो तशरीफ नहीं लाए थे अभी वोट लेकर, तो वो चुटकियां बजाकर यूं कहते थे कि मैं आते ही इकॉनमी ठीक कर दूंगा, हर बात पे चुटकी। अब उन्होंने चुटकी बजा के ये कहा है कि जनाब क्योंकि लोग एक्सीडेंट में भी मरते हैं, इसलिए लोग कोरोना से भी मरते हैं, एक्सीडेंट में ज़्यादा मरते हैं तो गाड़ियां बंद नहीं की जा सकती, कोरोना में कम मरते हैं तो दुकानें खोल दें। ये मसाल मैं चुटकी बजा के अब कह रहा हूँ, इतनी गंदी, घटिया, गलीज और नाइंसाफ़ी और बदअक्ली पे मुयस्सर है कि जितना कंडेम किया जाए कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग किसी भी चीज़ से मर रहे हैं तो दूसरी चीज़ से वो मरें, तो ये कंपैरिजन उनका होगा। भाई वायरस को वायरस से, बीमारी को बीमारी से कंपेयर करें। बीमारियों को गाड़ियों से आपने कंपेयर किया। अगर ये रियासत है तो इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर्स या कतरीना सेंटर्स उन जगहों को कहा जाता है जहां पे कोविड-19 का पॉजिटिव आने के बाद उस शख्स को माशरे में अगर घर में जगह ना हो तो रहने की सहूलत हुकूमत मुयस्सर करती है। पंजाब हुकूमत ने, सरकार ने बड़े अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे ताहिरा हमारे साथ है जो कि खुद एक प्रैक्टिसिंग नर्स हैं। ताहिरा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा आप इस वक्त कहाँ पर हैं? सर मैं इस टाइम जो है सरगोदा का क्वारंटाइन सेंटर है उसमें मैं एडमिट हूँ। अच्छा, ये अस्पताल है कोई या क्या चीज है ये? जी, ये क्या चीज है? हॉस्पिटल था कोई? सर ये टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, तो अब इसको आइसोलेशन वार्ड बनाया है। आइसोलेशन। कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? सर तकरीबन 25 से 30 पेशेंट्स हैं। तो कम लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। तो ये फरमाइए कि यहाँ पे कोई मसाइल किसी किस्म के? सर यहाँ पे तो सारे मसाइल ही मसाइल हैं और यहाँ पे तो कोई सेफ्टी नहीं है, कोई केयर नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई यहाँ पे सब टेम्परेचर चेक नहीं करता, कोई बीपी चेक नहीं करता। टेम्परेचर चेक नहीं करता मतलब कोई थर्मामीटर नहीं लेके? देखे हम इन्होंने इसीलिए तो एडमिट किया ना कि सिम्टम्स हैं, ये चीजें हैं जी, सांस का इशू हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। हाँ। सर 3-4 दिन है मुझे आज, मेरे अब किसी बंदे ने टेम्परेचर चेक नहीं किया। परसों भी हम लोगों ने कंप्लेंट्स कर करके तो एक दफा किसी ने बीपी चेक कर किया। 2 टैबलेट्स हैं सर, वो पुड़ी बना के तो सुबह पकड़ा जाते हैं, शाम को पकड़ा जाते हैं जी। ये बस वो ये भी नहीं बताते कि आपने ये खानी है नहीं खानी है, आपने खाने के बाद खानी है, आपने कैसे लेनी है। हाँ। कोई सर यहाँ पे नहीं पूछता। तो डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है? 25 लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है ना? ठीक है सर, उसमें करके डॉक्टर 25 से ज्यादा सर, तो ये तो मैं अभी आपको अंदाजे से बता रही हूँ ना, क्योंकि हमें तो ऊपर अलग है, हम लोग नीचे वाले वार्ड में अलग हैं। अच्छा,
तो डॉक्टर आप ने क्योंकि प्रैक्टिसिंग नर्स हैं तो आप पेशेंट्स सर। का खुद भी तो लुक आफ्टर कर सकती हैं। सर यही तो बात इनसे कर रहे हैं कि सर क्योंकि अभी इन्होंने टेस्ट करवाया है मेरे घर में, मेरी मदर का और मेरे बेटे का, 6 साल का मेरा बेटा है, उसका पॉजिटिव आया। क्योंकि सर यहाँ पे तो कोई केयर नहीं है, इनसे यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी अपील है इनसे कि जब यहाँ पे भी सर ये नहीं हमें आइसोलेशन या कुछ दे रहे हैं, ये सिर्फ नाम का आइसोलेशन है, तो कम से कम हमें आइसोलेशन क्यों नहीं है? मतलब क्या मतलब, मैं नहीं समझा, आइसोलेशन क्यों नहीं है? कि सर यही ना कि डॉक्टर्स नहीं है, कौन आता है यहाँ हमें पूछने, कोई हमें गाइडलाइन नहीं दे रहा, कोई हमें उस पर नहीं कर रहा। सफाई 3 दिन से कह के अब सफाई हुई है। बेडशीटें सर हम 3-4 दिन से मुझे हो गया आए हुए कि 4 दिन से यहाँ पे किसी ने बेडशीट चेंज नहीं की। तो खाना पीना कहाँ से आता है? घर से आता है? खाना सर हम लोग घर से, घर वालों को कहा है वो बाहर रखते हैं। हाँ। तो उसमें करके तो यहाँ पे बाहर खाना रख मतलब जाते हैं। हुकूमत नहीं आपको दे रही? नहीं, हुकूमत सर जो दे रही है खाना, एक पानी की बोतल होती है, हाँ। ठीक है, एक बस जस्ट 1-2 खजूरें होती हैं, और वो मरीज के खाने वाला खाना नहीं होता। तो ये बस ये मसाइल जो हैं ये आपके सारे लोगों के साथ हैं? हाँ जी सर, ये सब लोगों के साथ है, मेरे एक के साथ नहीं है, तहरा सब। मुझे बहुत तो शुक्रिया, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग नर्स हैं, आपने बड़ी जो है वो सीधी बात की है। सलमान नासिर हमारे साथ होंगे, वक्फे पे जाएंगे, और अली जड़ जो हैं, ये मसाइल जो हैं वो सलमान साहब ने भी ज़ाहिर है सुन लिए हैं। ये मसाइल हुकूमत कैसे टैकल करेगी, कितने वक्त में करेगी, मसाइल हैं भी या नहीं, सलमान से राय लेंगे। वापस आते हैं वक्फे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जनाब सलमान नासिर साहब हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन हैं। सलमान नासिर आप साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान नासिर आप हमारे साथ हैं? ओके, हमारे साथ अली जड़ हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अली जड़, ये फरमाइए कि इस वक्त पंजाब की ख़ास तौर पे अगर सूरत हाल पे आपको कोई नज़र हो कि केसेस कितने हैं, हो रहे हैं, टेस्ट कितने हो रहे हैं, और हस्पतालों की ख़ास तौर पे हालत क्या है पेशेंट को इनटेक लेने की। अगर हस्पताल इस काबिल है कि ले तो बात बनती है, अगर वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर फुरकान की तरह 2 घंटे अमन एम्बुलेंस में फिरना है, तो ये भी बता दीजिए अगर ऐसा है तो। देखिए बिलाल साहब, अगर आप अस्पतालों की बात करते हैं तो इस वक्त तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर्स ने भी तकरीबन को हाथ खड़े कर दिए। अगर मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि लाहौर की अगर आप बात करते हैं तो मेयो हॉस्पिटल में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि मजीद मरीज दाखिल कर सकें, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा अगर PKLI की बात करें तो वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। 75 बेड है सर वहाँ पे। कहाँ पे अगर हम बात करते हैं PKLI के तो वहाँ 75 बेड्स हैं, 500 मुख्तस किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन 75 से ऊपर वो जा ही नहीं सके। जी बिल्कुल। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तकरीबन यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में यहाँ भी तकरीबन 400 से 500 के करीब आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, बेड बनाए रखे गए थे आइसोलेशन वार्ड के तौर पर। अगर अब वहाँ ये सूरत है कि IVH एक है अलग हॉस्पिटल, वहाँ पे बजाय 1 पेशेंट रखना चाहिए 2-2, 3-3 पेशेंट रखे गए अब तक। अच्छा, एक और बात मजे की है कि बच्चों और खवातीन के हवाले से कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया गया कि आया वो अगर तादाद बढ़ेगी तो कहाँ रखेंगे। मेयो हॉस्पिटल में ये सूरत हाल है कि वहाँ पे ICU के साथ जो एसिम्टोमेटम के सिम्टम्स हैं, जिनमें यानी कोई बाज़ाहिर कोई सिम्टम नहीं है बीमारी का, उन्हें सीरियस मरीजों के साथ रखा हुआ है, और एक एक कमरे में 5-5 खवातीन को रखा गया है। तो ये सूरत हाल है। करंटीना सेंटर में आप खुद रिपोर्ट परसों तरसों भी आप प्रोग्राम उससे कर चुके हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वहाँ ना खाना सही है, ना सफाई का इंतजाम है, वहाँ तो लोगों का यानी कोई पुरसान हाल ही नहीं है, और अभी तक वही सूरत हाल है। आज ये किया है कि वज़ीर पंजाब साहब ने मिन्नत लगाई है कौम पे कि अब कैंटीन वहाँ बनाने का हुक्म दिया कि जितने भी करंटीना सेंटर है वहाँ पे कैंटीन बनाई जाए लोगों को, ताकि वहाँ पे खाना वो खुद खरीदे, अपनी मर्जी से खा सके। क्योंकि हुकूमत तो ये जो 25 अरब रुपया में से 15 अरब रुपया जो आप फरमा रहे थे मिल गया, ये 15 अरब रुपया कहाँ है? खत्म हो गया? और चाहिए? फिलहाल तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है, अभी ये बादल नहीं छटे। जिस दिन ये छटेंगे बड़े मेगा स्कैंडल इसी हेल्थ डिपार्टमेंट से निकलेंगे। अभी तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा ये कि वेंटिलेटर्स की अगर बात करें तो इनके पास सिर्फ 1500 वेंटिलेटर्स हैं। NDMA से इन्होंने बात की तो उन्होंने अभी तक इन्हें जवाब ही नहीं दिया कि हमने आपको वेंटिलेटर्स देने भी हैं कि नहीं देने। अगर पंजाब के पेशेंट की बात करते हैं तो इस वक्त तकरीबन कोई 6000 के करीब पेशेंट्स इनके पास एडमिट हैं, और 8000 के करीब जो हॉस्पिटल्स में इनके पास टोटल बेड्स हैं, यानी बाकी बीमारियों को भी अगर मिला लें। करंटीना सेंटर्स हैं तो वहाँ पे वर्स्ट कंडीशन है। जैसे कि आप एक
नर्स की बात सुनी, वो बेचारी खुद एक प्रोफेशनल है। और यही इस्लामाबाद से एक आज लेडी डॉक्टर का भी इंटरव्यू चलता रहा कि उसे भी बस कंडीशन में रखा गया। कराची की अगर बात आप देखें तो वहाँ पे डॉक्टर फुरकान के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। वो सिंध हुकूमत इसलिए सामने नहीं आ रही कि उसके पास जवाब नहीं है। क्या जवाब दें कि क्यों वेंटिलेटर नहीं मिला, वो डॉक्टर क्यों मर गया, क्योंकि वो सारी उसकी जो वीडियो ऑडियो कॉल्स हैं वो भी सुन चुकी है इंक्वायरी कमेटी। उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए शायद वो आपके प्रोग्राम में भी आज नहीं है और वो बहाना रोजे का कर रहे हैं। तो बेसिकली वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पंजाब हुकूमत को वो भी फेस नहीं करना चाहते, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन किसी सवाल का वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, हमसे सिर्फ पूछा जाए। इसी तरह अगर हम फिर लॉकडाउन की तरफ आप आ जाएं तो इसमें भी वो कंफ्यूज चल रहे हैं। अभी तक इनसे ये हो नहीं पा रहा। अगर ये फैसला हो चुका है कि 9 मई के बाद ये लॉकडाउन को नरम कर देंगे, खासतौर पे पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट, मशीनरी, बिजली के सामान। अब तो दर्जी और कपड़े की दुकानें भी खुल रही हैं जड़ साहब। जी, वो भी खुल रहे हैं। 6 घंटे के लिए खोलेंगे। अभी तक उस हवाले से भी इन्हें समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये कि पेशेंट का फ्लो बहुत ज्यादा है। यार अभी कमाल बात है जड़ साहब, मैं संजीदगी से बात आपसे कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। कह रहे हैं पार्क्स खोल रहे हैं लेकिन झूले इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है जनाब, निकाह कर रहे हैं, रुखसत ही नहीं होगी। यार ये मजाक है कि 22 करोड़ लोगों के साथ 22 लोग ऐसे नहीं मिल रहे जो फैसला करने की सलाहियत रखते हो। देखिए सर, यही हो रहा है कि पार्क ये बिल्कुल खोलेंगे लेकिन झूलों पे जाने की इजाजत नहीं होगी किसी को, ना ही कोई बाहर जा सकेगा वहां पे, यानी झूले झूल सकेंगे बच्चे। इसके साथ साथ बिलाल भी अब ये हालत हो गई हॉस्पिटल्स में कि अब पंजाब हुकूमत इस पे तय कर ली उन्होंने और फैसला बल्कि कर लिया कि अब लोगों को घरों में क्वारंटाइन करें, खासतौर पे क्वारंटाइन करें। तो एक घर में अगर 11 लोग रहते हैं तो क्वारंटाइन अपने आप को 2.5 मरले में कैसे कर सकते हैं? मजाक बात है। देखिए सर, SOPs बना रहे हैं, उस पहले से तय हो चुका है कि घर में रखेंगे, उसके लिए बाथ भी जरूरी होगा, एक सेपरेट बाथ होना चाहिए उस बंदे के लिए, कमरा अलहदा हो, एक मॉनिटर भी उसके लिए होना चाहिए और जो टीमें होंगी उनको इजाजत होगी कि वो घर में घुस के वो चेक कर सकेंगी। ये भी एक उसमें तय किया गया है। इसके अलावा उन्हें अपना एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि वो पेशेंट को अगर रख रहे हैं तो किस तरह रखेंगे, किस माहौल में रखेंगे। यानी अब जिम्मेदारी हुकूमत ने अपने कंधे से उठा के पब्लिक के कंधों पे डाल दी है कि आप इनको अपने घरों में रखें, इन्हें संभालें। पराचा साहब मेरे साथ हैं, जमील पराचा साहब। अगर पराचा साहब आपको आवाज आ रही है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ पराचा साहब से? ये पराचा साहब कमाल बात है, वो बचपन में सुना करते थे कि वो एक चौकीदार होता था जो बजा आता था गलियों में रात को, तो वो आवाज़ देता था मेरे ते न रहना जागते रहना। आखिर ये पब्लिक ने ही जागते रहना है और हुकूमत ने और चौकीदार ने कुछ नहीं करना, तो डॉक्टर फुरकान जो है इस पे तो रोना हमारा फिर जायज़ ही नहीं है ना। हम क्वारंटाइन सेंटर अगर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं फिर तो ये जायज़ ही नहीं है। आपको कहीं कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कहीं कन्फ्यूजन अदारों में है, रियासत में है, कहाँ पे है? लोग क्यों रो रहे हैं इस क्राइसिस में भी? जी पराचा साहब। जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े हैरत की बात है ये हुकूमतें कर क्या रही हैं, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। ना वफाक ने आज तक अवाम के लिए कुछ किया, ना सूबे ने अवाम के लिए कुछ किया। लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने किससे सुना रहे हैं, नहीं ये एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सूबाई हुकूमत कहती है हम वफाक की नहीं मानेंगे, वफाक कोशिश करती है हमारे अंडर में आ जाए। तो वफाक और सूबे की लड़ाई में किस कदर लोगों के नुकसान हो रहे हैं, किस कदर लोगों को मौत से खेलना है, जानों से ये लोग खेल रहे हैं। देखें, हमने इनको बारहा कहा, बारहा बताते जा रहे हैं कि भूख और अफलास लोगों के घरों तक आ चुका है। ये लोग अब भूख से मरना शुरू हो जाएंगे अगर आपने इसमें कोई तरमीम न की, आपने लॉकडाउन में कोई नरमी न की। बहसियत चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा, आपकी डिमांड क्या है? आपके पास हल क्या है? आप क्या चाहते हैं हुकूमत या क्या किया जाए? देखिए, हम तो कहते हैं कि हमने पहले दिन से 18 तारीख से जो हमने ये शुरू किया तो हमने 1.5 महीने से ज्यादा गुजर गया और हम इस लॉकडाउन में अभी तक हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हमारी अव्वलीन डिमांड ये थी कि हमें 2 महीने और घर बिठा दें, आप हमें आसान अक़सात पर बिला सूदी कर्जे दिला दें। लेकिन वो ये लोग सिर्फ वादे करते रहे और इसी तरह सूबाई आपका इस वक्त जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो बिला सूद कर्जों का हसूल है। देखिए, हमारा बुनियादी प्रॉब्लम है हमारी दुकानें बंद हैं, लोग
भूख का शिकार हो चुके हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है, नहीं, कपड़े की दुकान का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो लोग जो है वो 1.2 बिलियन रुपए जो है वो कैश ले चुके हैं हुकूमत से। सारे लोग कराची और इस्लामाबाद और लाहौर के जो है वो लोगों के घरों में खाने पहुंचा रहे हैं, जितनी भी हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कम नहीं है, ये अरबों रुपए के काम है। आप बुनियादी तौर पे क्या कह रहे हैं कि दुकानें खोल के कारोबार को दोबारा नॉर्मलाइज किया जाए? देखें, हमने शुरू से ये बात की कि हम हर तरह से हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें कुछ SOPs बनाकर दुकानें खोलने का मौका दिया जाए, ताकि लोग अपनी परेशानियां दूर कर सकें। SOPs के मुताबिक और SOP से मुराद क्या है? लोग जब दुकानों में आएंगे तो क्या होगा? SOP से क्या मुराद है जमील साहब? नहीं, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, जो मास्क होने चाहिए उनके पास, जो लोग वहाँ कारोबार करेंगे उनके पास जो सैनिटाइजर होना चाहिए। उनके पास ये जिम्मेदारी होगी कि आप ये कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस और मास्क आप हर शख्स को प्रोवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, ये हम जिम्मेदारी लेने के लिए, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि जो ग्राहक हमारे पास आएगा उसके लिए भी हम ये सब चीजें मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। तो जमील पराचा साहब, आपका अगर वाकई इतने कॉम्पिटेंट है तो आपके हवाले रियासत क्यों ना की जाए? आप अस्पतालों को क्यों नहीं टेक ओवर करते? आप फिर अदारों को टेक ओवर क्यों नहीं करते? अगर आप दुकानों को करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जहां पे जनरल पब्लिक आएगी, तो जहां स्पेसिफिक पब्लिक है वहां ये नहीं हो सकता, अस्पतालों में नहीं हो सक रहा, तो आप कैसे बाजारों में कर लेंगे ये? देखिए, मैं बता रहा हूं ना, बाजारों में, दुकानों में, बाजारों में, और ये आम देखिए मार्केट्स होती हैं, मार्केट्स के अंदर हम अगर एक मार्केट्स के अंदर पाबंद कर दिया जाए कि भाई एसोसिएशन होती है, हर मार्केट की अपनी एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन पाबंद होती है कि भाई हम 100 दुकानें इस मार्केट। अच्छा, ये सारी जो साइंस है ये अस्पतालों में भी तो होती है ना, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी तो होती है ना। अब ज़ैनब मार्केट में आप लोगों को, बच्चों को, औरतों को सेग्रीगेट करके, सोशल डिस्टेंस करके, मास्क पहना के कैसे एंटर और एग्जिट करवा सकते हैं? देखिए, अब ये कुछ जिम्मेदारी तो इंतजामिया की भी होनी चाहिए ना। हमने जो तो असल में फिर आखिर में बात यह आएगी कि इंतजामिया की जिम्मेदारी और ताजर बरादरी की जिम्मेदारी में अवाम जो है वो मर जाएगी बेचारी। कैसे मरेगी आप बताएं ना अभी। अच्छा, इसका मुझे आप हल बता। कोरोना से और कैसे? जो लोग नहीं, घरों में जो लोग नासिर, आप मेरे साथ हैं, सलमान नासिर आप साथ हैं, हुजूर अक़दस बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। हुजूर अक़दस, परसों भी हमने बहुत सी ऐसे लोगों से बात की जो कि कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से लाहौर के अंदर या पंजाब के दूसरे इलाकों के अंदर उन सेंटर्स में है जो कि उनको आइसोलेट करता है, लेकिन उनके कंप्लेंट जो हैं वो सिर्फ हमारे तक नहीं, वो अगर आप सोशल मीडिया भी देखें तो वो लातादाद हैं। हुकूमत का इस पर रद्द अमल क्या है और क्या आइंदा आने वाली पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए आज मदऊ किया है। आपके प्रोग्राम को मैं शुरू से लेके अब तक सुनता आ रहा हूँ, साथ साथ आप जो डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन उठाए गए। अभी आपने सरगोदा से एक पेशेंट को भी दिखाया जो कि क्रिंटीना सेंटर के अंदर था, जो TB सेंटर था पहले। डॉक्टर साहब, मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस महाज पे उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो काम किए हैं वो मीडिया में हम शेयर भी करते हैं, लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब तकरीबन 65% पाकिस्तान की आबादी का हामिल एक सूबा है, जिसके वसाइल के लिए वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमने कोविड-19 के लिए जो वबा फैली थी उसमें इस्तेमाल करने के लिए बुज़दार साहब पे तो हमारी जान कुर्बान है, कप्तान पे तो मैं सदके वारी जाता हूँ, लेकिन इस वक्त मामला ये नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि कोरोना वायरस जो पॉजिटिव आ रहा है, जिन लोगों का कोरोना-19, उन लोगों के लिए अब क्या किया जा रहा है और आइंदा करने की स्ट्रेटजी क्या है? आपको बताता हूँ कि इसके हवाले जो स्ट्रेटजी है, आपको पता है 1.5 माह से ज्यादा लॉकडाउन पंजाब में इस वक्त हो चुका है। जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हमने पूरे पंजाब में क्वारंटीना सेंटर्स का एक जाल बिछाया है और फील्ड अस्पताल बनाए हैं। कितने हैं कोरोना सेंटर्स, ये आइसोलेशन सेंटर्स कितने हैं सारे पंजाब में? 70,000 के करीब लोगों को हम फील्ड अस्पताल में इस वक्त एडजस्ट कर सकते हैं पूरे पंजाब के अंदर। और लाहौर के अंदर भी हमने एक्सपो सेंटर में, काला शाकाकू में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर, मियो अस्पताल में, जिना अस्पताल में
नासिर साहब, वो जो लाहौर वाली टीम थी जिन्होंने कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताए, वही सरगोदा वाली एक खातून आज बता रही थी। मैं तो इन मसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये वबा पूरी दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी हुकूमतों को इसने चित कर दिया है। ये एक ऐसी नई वबा थी जिसके हवाले से पूरी दुनिया की बड़ी कुव्वतें, जिनमें अमेरिका और यूरोप शामिल थी, सारी दुनिया को आग भी लग जाए, मुझे इससे क्या? मैं तो टैक्स अपनी हुकूमत को देता हूँ ना, मुझे तो अपना सोचना है, अपने लोगों का, मुझे बाकी लोगों से नहीं है। ये शिकायत तो बिल्कुल आप अपनी जगह पे बजा करती हैं। इमरान खान साहब चीख चीख के कहते रहे गुज़िश्ता 22 साल से, खुदा के लिए अवाम के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, इनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, इनके मेडिकल पे इन्वेस्ट कीजिए, इनके रवैये को दुरुस्त करने के हवाले से। मैं सलमान नासिर बड़े अदब से आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने कप्तान पे जान भी अपनी कुर्बान कर सकता हूं, और मैं वो टाइगर बनने को भी तैयार हूं जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ईमानदारी से कोई 22 करोड़ में से मेरा कप्तान 22 लोग तो ऐसे ढूंढ सके जो अक्ल और शाऊर पे चुटकियां बजाए बगैर ये बात का जवाब दे सकें कि जनाब स्ट्रेटजी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ये कैसे समझ में आई कि बात कि जनाब आइंदा कोरोना वायरस 19 मेरे मोहल्ले में आ गया, उसके साथ मैंने क्या करना है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पंजाब गवर्नमेंट का वो सेरा नहीं पढ़ना है हजरत। डॉक्टर जो है यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी फाल है इस करोड़ों के हजूम के अंदर, इस बड़े बड़े जो तादाद के अंदर आबादी है उसमें। तो वो अगर फाल है तो एक्सपो सेंटर लाहौर में क्या हो रहा है? वो फाल है तो वो सरगोदा के एक्सपो सेंटर में कहां पे हो रहा है जहां पे पेशेंट ही थोड़े से हैं? वो फाल है तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को क्यों नहीं ओन किया? अगर वो फाल है तो कंटीनें क्यों खोल रहे हैं? आप हैंडल क्यों नहीं कर सकते? अगर फाल है तो कोई तो चीज नजर आएगी ना हजरत। 8,000 जायद के करीब हमारे पास पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 2500 के करीब सेहतमंद हो चुके हैं तकरीबन। इसके अलावा हमारे पास 5,000 प्लस। नासिर साहब, आप मुझे ये फरमा दीजिए कि रोज पंजाब में कितने लोग टेस्ट हो रहे हैं? देखें जी, कल हमने तकरीबन 5,319 के करीब लोगों का टेस्ट किया था, जो कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने, ये सिंध हुकूमत ने जो टेस्ट किया है उनसे बहुत ज्यादा है। और अब हमने स्मार्ट सैंपलिंग का भी आगाज कर दिया डॉक्टर साहब। इससे हम ये तायुन मैं इसके लिए खड़ा होकर सलूट करता हूं, लेकिन मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम 10 से 12 हजार में चले जाएंगे एक हफ्ते में, और इस बात को 3 हफ्ते हो गए, वो 10 से 12 हजार में नहीं गए। देखिए डॉक्टर साहब, हम जल्द ही ये भी हदफ पा लेंगे। आपको पता है कि हमने जब ये वबा आई तो पंजाब ने हरावल सूबे की तरह इस पे काम किया है। हमने करतीनिया सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए। इस हवाले से हमने 12,000 रुपया उन लोगों पे जो मुस्तहिक थे, अभी भी उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि जो मुस्तहिक लोग होंगे हम उसे इंसाफ अमदाद प्रोग्राम के साथ 3,000 रुपया 10 लाख अफराद को देंगे। सलमान नासिर साहब, उस 12,000 रुपए में जो आपने दिए, आप उसको चाहे एहसास प्रोग्राम करें या बेनजीर इनकम सपोर्ट करें, उसके अंदर जो आपने गंदम खरीदनी है उसका खर्चा भी शामिल है। जो आपने टैक्स पे मुझे रिटर्न वापस करना था, जो मेरे पैसे हैं वो भी शामिल हैं। जो मेरे पैसे हैं वो आप दूसरों को दे रहे हैं, इसमें अब मेरी मदद कैसे आप कर रहे हैं? पास हमेशा टैक्स की रकम होती है जिसको हमने रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं। नासिर साहब, बड़ी संजीदगी से मुझे सवाल बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। ये दुनिया में कहां होता है, कहां एक मसाल आप फरमाइए दुनिया में, और कि अवाम को अगर कुछ चाहिए तो वो 8171 पे फोन करे, और हुकूमत को अगर चाहिए तो वो 6677 पे फोन करे। हुकूमत भी पैसे मांग रही है, अवाम भी पैसे मांग रही है। ये दुनिया में कौन सी जगह है जहां पे ये स्ट्रेटेजी हो रही है? देखिए डॉक्टर साहब, हमें नया डाटा लेना पड़ेगा। नादरा के साथ मिलकर हमने उन लोगों को जिनके हमारे पास रिकॉर्ड था, उन लोगों को ये दिया है। दूसरे फेज में सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने 8171 में अपने शनाख्ती कार्ड को रजिस्टर्ड किया था। मैं आपको बताता चलूं डॉक्टर साहब, हमारे पास नासिर साहब, मैं अब आपके पास दोबारा आता हूं, मेरे पास वक्त है। आप भी सोच लीजिए कि आपने बुनियादी तौर पे वो डेटा कहां से लेना है, कौन सा अदारा है, कलेक्ट करने का सैंपल कहां से आएगा, और सैंपल की क्वालिटी 0 to 10 की स्केल पे क्या होगी? प्राचा साहब, ये बता दीजिए, बड़े ही ईमानदारी से पूछ रहा हूं, अगर दुकानदारों को हुकूमत कर्जा दे दे तो क्या दुकानें और लोगों को अब लॉकडाउन में रहने के लिए मजीद 4 से 6 हफ्ते मिल जाएंगे, जो बड़े जरूरी हैं कि लोग ज्यादा ना मरें? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से हमने अब पोर्टल का आगाज कर दिया है। जिन लोगों के कारोबार छोटे थे वहां पर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद गवर्नमेंट ने ये स्कीम का ऐलान कर दिया है। 2 से 3 दिन पहले। राजा साहब, मैं आप जरा बात कीजिएगा। जी 2 से 3 दिन मैं 2 से 3 दिन। प्राचा साहब, ये सवाल आपसे कर रहा हूं।
हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि देखें, अगर लोग हमें आसान अक़सात पर कर्जे दिला दिए जाएं, कोई बात नहीं, हम 1 से 1.5 महीना 6 हफ्ते कोई बात नहीं है, इस मुल्क के लिए फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो हम फिर जो अवामी पैसा मसला लेंगे वो दरवाना वापस हुआ नहीं करेंगे। कोई, फिर तो कर्जे का मसला हुआ ना। फिर तो कप्तान नहीं, मेरा कर्जे ठीक का कह रहा है, मसला खोल नहीं दे है, ये दुकानें, आवाम जिनको मसला चाहिए है। वो जाए। लोगों को बचाना हमसे मुंसलिक, सुन लें, हमसे मुंसलिक ये समझ लें, हमारे वर्कर्स भी हैं, हमारे रेड़ेदार भी हैं, हमारे पास मजदूर भी हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। ये कर्जा लेके हम उनको भी फैसिलिटेट कर देंगे ताकि वो भी अपने घर पे आराम से बैठे, वो सब आवाम में शामिल होते तो हैं। आप ये क्यों नहीं आवाम हुकूमत से और डिमांड ताकि करते कि हुकूमत वो कर्जा खुद दे दे? देखिए डॉक्टर साहब, आपको पैसे क्यों दें? मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर पोर्टल के हमने लिए पहले भी हमने ऑलरेडी जो दुकानदार बिजनेसेस थे उनके लिए कर्जे के इजरा के लिए एक पोर्टल का किया है। अब जो लोग भी वहां पर अपना इंदराज करवाएंगे, हम सवाल करने के बाद उनको इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अमदाद करेंगे बल्कि उनको अपने पांव पे खड़ा होने के लिए हर मुमकिन रियासत काम करने को तैयार है। हमने ताजरों के साथ यहाँ लेकिन हजूर अख्तर पराचा साहब से बात कर रहा था। सलमान साहब, आपकी मुझे आवाज आ रही है? सलमान साहब, मैं तो बड़ी अदब से जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मदद ही करनी है तो फिर लॉकडाउन को खत्म क्यों कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान में जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत बड़ा, मेरी समझ से बालातर है ये बात। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि ये सीधा हाथ है कि ये उल्टा हाथ है, ये उल्टा हाथ भी है, ये सीधा हाथ भी है। मेरा कप्तान, मैं तेरे कुर्बान जाऊं, खुदा के वास्ते गलत फैसला करो, लेकिन एक फैसला करो, एक, ताकि पता चले कि क्या नतीजा निकलेगा। डेटा कोई चीज़ नहीं है डेटा कलेक्ट करने के लिए। हॉस्पिटल्स में अभी तक आपके पास सामान तो छोड़ दीजिए, ये इंतज़ाम नहीं है कि आप ये वेरीफाई कर सकें कि ये कोविड-19 की डेथ है या ये किसी सिगरेट ज़्यादा पीने वाले का लंग जो था उसका कैंसर हो गया। आप एक्सरे करने के बाद ये फैसला करेंगे या ऑटोप्सी के बाद फैसला करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें भी अगर इन क्राइसिस में हमने तकरीरें ही सुननी है तो फिर मस्जिदें बंद क्यों आपने 2 हफ्ते के लिए कर दी या 4 हफ्ते के लिए कर दी? फिर उनको भी आप दुकानों की तरह खोलें, मस्जिदों को भी आप 50-50 लाख रुपया दें और कहें कि जनाब आप अपने खर्चे पूरे करें, नमाजी पूरे करें। हमने आपका साथ दिया मस्जिद के लिए कि मस्जिदें खाली कर दें लेकिन लोग बीमार ना हो। आप कहते हैं बाजार खोल दो, लोगों को रोटी खाने दो। तो हुजूर, कैसे होगा? मस्जिदें बंद करने का अब कफारा अदा हुकूमत करेगी। लाहौर बड़ा शहर है और लुकमान हमारे साथ हैं। लुकमान से बात करते हैं कि जनाब लाहौर में सब्जियों के, फलों के और अजनास के रेट क्या चल रहे हैं, पहले क्या थे रमज़ान से और अब क्या है, एक तज्जिया भी पेश कीजिएगा लुकमान जी। लुकमान साहब जी बिल्कुल, ये जो से रमज़ान आया है उसके बाद कीमतों में यकीनन बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। तकरीबन अगर आप देखा जाए तो 25 से 50% हर सब्ज़ी और फल की कीमत में इजाफा हो चुका है सरकार। और जो सबसे बड़ा सितम ये है कि सरकार हर रोज़ रेट जारी करती है लेकिन उससे कई रुपए ज़्यादा हर चीज़ का रेट है। जैसे सिर्फ आप खरबूजे की मिसाल ले लें जो कि इसका सीज़न का फल है और उसमें जो 70 रुपये 80 रुपये उसका रेट है सरकारी, लेकिन कीमत जो यहाँ 100 से लेकर 150 रुपये तक है। केला जो कि बहुत इस्तेमाल होता है ये इसमें इफ्तारी में, तो उसका जो रेट है तकरीबन अगर 70 से लेके 115 120 तक है, लेकिन जो बिक रहा है ये 150 से लेके और 200 तक बिक रहा है। इसी तरह बाकी सेब है वो 215 रुपये 218 रुपये कीमत है, लेकिन 250 से लेकर 300 रुपये तक आपको अच्छा सेब मिलेगा। सब्जियों की भी यही कैफियत है, खासतौर पे टमाटर, प्याज, आलू जिनके रेट जितने भी हैं अगर 25-30 है तो वो 50 का बिक रहा है, 60 का बिक रहा है, 70 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस तरह ये रेट इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी जो तसव्वुर कर रहा था कि रमज़ान में जो एक उसको रोज़ा रखना आसान होगा वो इस दफ़ा भी मुश्किल है। और ख़ासतौर पे जो इस दफ़ा जो बड़ा मसला है कि उसके पास वसाइल भी नहीं है। जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनके लिए सूलन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मैय्यर लिए जानी चाहिए थी कि महंगाई ना होती। महंगाई भी जारी है। कोई कुकिंग ऑयल है तो उसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये तक जो चली जाती है पर केजी 1 लीटर। तो यानी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जहां आप कह सकें कि कोई लोगों को राहत मिले, जो रमज़ान को सही मनाने का मौका मिले। जी
बहुत शुक्रिया लुकमान आपका। आपने कहा कि राहत कैसे मिले, ये राहत जो है ये कैसे मिले मुझे नहीं पता, ना मेरे पास इसका जवाब है। मैं सिर्फ ये लफ्ज़ी तकरार के तौर पे कह रहा हूँ कि ये कोई मिलने वाली चीज़ मैंने कम से कम अपनी तबई उम्र पे नहीं देखी। सलमान नासिर आप साथ हैं, आपको आज जो रेट सुनाई दिए, जो मुकाबलतन जो रेट मिले वो तकरीबन कुछ 7वां 8वां शहर था पंजाब का जिसमें 25 से 50% रेट जो है जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर कंट्रोल कर सकता है वो नहीं कर पा रहे। लेकिन कोरोना के जो सेंटर्स हैं वो ठीक चल रहे हैं। रेट कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे लेकिन हस्पतालों में जगह ठीक है और सफाई भी मुकम्मल है। रेट्स हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन प्रोटेक्शन पर्सनल की जो इक्विपमेंट है वो पूरी डॉक्टरों को मिल रही है। रेट्स हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन बाजारों के लॉकडाउन को नरम करके हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। रेट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे सलमान भाई, लेकिन हम ग्लव भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वाकई हम ये सब कुछ सच समझ लें? सलमान साहब ने तो अहाता कर दिया अपनी गुफ्तगू के अंदर। आप माशाल्लाह बड़ी देर से प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों की नब्ज को भी जानते हैं और हुकूमतें कैसे काम करती हैं वो भी आप बखूबी तरीके से जानते हैं। मैं तो इस हवाले से आपको बताऊंगा कि हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये बड़ी सख्ती से अहकामात जारी किए हैं कि जहां पर भी आप ज़हीरा अंदोज़ी देखें, हमने एक एक्ट बनाया है जिसे 2020 एक्ट कहते हैं। जो भी शख्स ज़हीरा अंदोज़ी के अंदर मुलविस पाया गया उसे 3 साल तक की जेल की जाएगी। इस हवाले से लोग मानते नहीं है क्या आप लोगों की बात? टीमें बना के प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से ना सिर्फ छापे मारे हैं बल्कि इनको आज भी लाहौर के अंदर 1,41,000 के करीब जुर्माना किया गया। 4 लोगों को जेल में भिजवाया गया। इसके अलावा लोगों को FIR भी काटी गई। हम जहां तक मुमकिन है डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी कोशिशों को नीयत को दुरुस्त कह सकते हैं लेकिन आप ये जरूर कहेंगे, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं, जो पाकिस्तान हमें विरसे के अंदर मिला इसके लिए हमने जो चीहो पुकार की 22 साल की तहरीक चलाई वो ये थी कि असल में नासिर मैं आपकी बात को सच समझते हुए एक बड़े ही अदब से बात करूं। मेरे कान के अंदर ना मुझे एक विरासत के अंदर एक आदमी मिला, उसका नाम है मेरा प्रोड्यूसर। ये मेरा प्रोड्यूसर यहाँ पर इस लाइव शो के अंदर अगर कह देना कि उल्टे खड़े हो जाओ तो मेरी 2 टके की औकात नहीं है कि मैं ना खड़ा हूं। आई हैव टू डू व्हाट ही टेल्स मी टू डू। व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि मेरा कप्तान, मेरा चीफ मिनिस्टर जब एक बात कहता है तो वो राग गाता है कि हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हो क्यों नहीं रहा। जब एक छोटा सा अदारा ये चीज कर सकता है तो हुकूमतें ये कैसे नहीं कर सकती? ये समझ में बात नहीं आती। कारी कयूम आपकी तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा आपकी कि अगर बाजार खोले जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है और ये कारोबार चल सकते हैं और बाजार इसलिए खोले जा सकते हैं कि वो कहते हैं कि या मैं 50 लाख रुपया दो बेसूद या उसके बाद हमारे बाजार खोलो। और मेरा कप्तान ये कह रहा है कि जनाब झूले नहीं इस्तेमाल करने दूंगा लेकिन पार्क में जा सकते हैं। तो मेरा फतवा, मैं कारी नहीं हूं ना मैं मुफ्ती हूं कारी साहब, मेरा फतवा यह है कि फिर दम किया जाए, फिर वो जुर्माना जो मस्जिदों को लॉकडाउन के दरमियान लोगों को रोका गया नमाजों से अजानों से, फिर वो खर्चा भी हुकूमत के ऊपर एक फिदियाना लगना चाहिए और इसका फतवा अब उलमा से आना चाहिए। 12,000 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैंने आपकी सारी डिबेट को सुना और इस वक्त हुकूमत ऑर्डिनेंस या अपने हुक्म देती है वो सिर्फ हवा में मुअल्लक रहते हैं, उसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा। हालांकि हमने खुद मोहतरम इमरान खान साहब को वोट दिया, PTI की हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त तक भी, लेकिन इस वक्त अवाम जो है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बल्कि टूट चुका है, बिखर चुका है। इस वक्त लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इमरजेंसी क्रैश के जरिए हमने पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू है, आप इसका मुझे जवाब दीजिए कि क्या फिर मस्जिदों जो हमने जुल्म उठाए हैं नमाजियों के ऊपर फजर से लेके इशा के बाद तक, फिर इसका जुर्माना, फिर इसका कोई खमियाजा होना चाहिए, फिर इसका कोई दम होना चाहिए, फिर वो हमने किया और उसमें हमने हुकूमत का साथ दिया हैं कि जिस शख्स को ओहदा दिया गया और उसने उस जिम्मेदारी और उस ओहदे को पूरी तरह से अदा ना किया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होगा और वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। यहाँ तक कि उसका सख्त किस्म का अकाउंटेबिलिटी इस दुनिया में भी होनी चाहिए और आखिरत में भी उसकी होगी। हमारे जो इस वक्त जिम्मेदारान हैं, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो जो है वो जमहूरियत से, सियासत से ताल्लुक रखते हों, उनकी जिम्मेदारी है इस वक्त कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है उनका मदावा करने का। मदीना तैयबा के अंदर और मदीना तैयबा की रियासत में जो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा कहत
पड़ गया था। उस साल को आमुर रमादा कहते हैं। हर चीज उस वक्त तबाह हो गई थी। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के साथ इस तरह शफकत कर रहे थे कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। वो खुद खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी आवाम खाना नहीं खा सकती थी। वो अपने घर में बैठ के खाना नहीं खाते थे, बल्कि लोगों के पास जाते थे कि आपको खाने के लिए क्या मुयस्सर है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो हड्डियों का ढांचा बन गए थे खाना ना खाने की वजह से। एक वक्त उनके मसाहिबीन ने और बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन को मैं सलाम पेश करता हूँ इस हुकूमत वफ़ अपनी कैबिनेट में बैठ के 50 साल पुराने मुकदमे जो कि मुकम्मल तौर पे कायम दायम और फैसला हो चुका था, उनके ऊपर दोबारा से रिविजन्स, रिजेक्शन और सिलेक्शन की बहसें कर रही है। पाकों में कैसे जाना है, कैसे आना है, ये बहसें कर रही है। लेकिन ये नहीं सोच सकती कि इस अवाम का इस कोविड-19 के अंदर प्लान ए क्या था और प्लान बी क्या होगा। आपको सलाम है और आपकी हदायत के लिए हाथ उठे हुए हैं।